आज हम करेंगे टेस्ट सीरीज 11। इससे पहले मैं 10 टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन आपको करा चुका हूं, तो काफ़ी सॉल्यूशन जो है वो उपयोगी है। अगर आप उनको देखेंगे तो आपको इधर उधर कोई गाइड या अलग से जो MCQ है उनको ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा ताकि आप अगर कुछ चीज़ समझना चाहते हैं तो ईजिली समझ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो चीज़ पहले से आती हो, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ आपको आगे सेम ही क्वेश्चन अगर आएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। पहली बात तो यही है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 25 क्वेश्चन आपके, ये नेटवर्किंग के हैं। अब देखिए, द बेसिक कंपोनेंट नेसेसरी फॉर ए डेटा कम्युनिकेशन इन नेटवर्क। अगर आप डेटा कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है? कंप्यूटर होने ज़रूरी है, मॉडेम होना भी ज़रूरी है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होने भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो कुल मिला के क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव हो गया। व्हाट आर द नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट नेटवर्किंग? ये कहता है कि सबसे ज़रूरी क्राइटेरिया आप किसे मानते हैं इफेक्टिव और एफिशिएंट नेटवर्किंग के लिए? तो वही सेम चीज़ वापस से ही है। परफॉर्मेंस अच्छी आनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, सिक्योरिटी अच्छी आनी चाहिए, और इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन ए टिपिकल नेटवर्क। तो कौन सा है? पहला कहता है डेस्कटॉप, फिर कहता है कि नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर और नेटवर्क सेक्शन। सिंपल सी बात है कि डेस्कटॉप और क्लाइंट जो है इतने पावरफुल कंप्यूटर हमारे नहीं है, तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? नेटवर्क सर्वर आपका जवाब होगा। फिर कहता है सर्वर आर दोज कंप्यूटर विच प्रोवाइड रिसोर्स टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड बाई। ये कह रहे हैं सर्वर क्या है? कैसे कंप्यूटर है जो कि रिसोर्स को प्रोवाइड कराते हैं और उनको कनेक्ट करने में मदद करते हैं। तो नेटवर्किंग एक ऐसी चीज़ है जो ये काम करने में आपको क्या करती है? मदद करती है। फिर नेक्स्ट है, द फर्स्ट नेटवर्क दैट हैज़ प्लांटेड द सीड्स ऑफ इंटरनेट वाज। ये कह रहा है कि पहला नेटवर्क कौन सा है जो इंटरनेट आपको प्रोवाइड करवाता है? तो आपने हिस्ट्री वाला पढ़ा भी होगा नेटवर्किंग की, तो उसमें होता है आर्पनेट। IoT के जो नोट्स के मैंने वीडियो बना रखे हैं उसमें लाइन वाइज मैंने बताया भी है कि कैसे इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ था, इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। तो आर्पनेट इसका जवाब हो जाएगा। फिर देखिए, द कम्युनिकेशन मोड दैट सपोर्ट डेटा इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। ट्रांसमिशन मोड नाम से एक वीडियो है, उसमें मैंने आपको बताया है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो अगर एक ही दिशा में डेटा ट्रांसफ़र होता है तो वो सिंप्लेक्स है, एट ए टाइम दोनों दिशाओं में होता है तो वो हाफ डुप्लेक्स है, और एक ही समय में दोनों दिशाओं में होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फुल डुप्लेक्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विजन ऑफ व्हाट द इंटरनेट विल बिकम टुमारो। ये कह रहा है कि क्या है कि इंटरनेट आखिर कैसे फ्यूचर में काम करेगा। 7 नंबर जो है तो पता ही है कि फ्यूचर में इसको हम लोग इंटर स्पेस कहेंगे। 7 नंबर का आंसर हो जाएगा इंटर स्पेस। फिर नेक्स्ट है, इज और ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर ओवर कम्युनिकेशन लिंक। ये कह रहा है कि अगर हम डेटा ट्रांसमिशन करते हैं 2 या उससे अधिक कंप्यूटर के बीच, कम्युनिकेशन लिंक के बीच, तो वो क्या है? बात को समझिएगा। तो ये क्या कह रहा है कि अगर 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो वो क्या है? कम्युनिकेशन नहीं है, नेटवर्किंग भी नहीं है, वो डेटा कम्युनिकेशन है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट अलाउ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर इज ए। मतलब कह रहा है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो अलाउ करता है कम्युनिकेशन करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करने के लिए इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के बीच में, वो क्या है? तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो चीज़ क्या है? तो पहली चीज़ लिखी हुई है इसमें नेटवर्क। तो नेटवर्क ही वो चीज़ है जो कम्युनिकेशन करने में आपको क्या करती है? मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? ये कह रहा है, इन विच स्विचिंग टेक्निक द मैसेज गेट्स ब्रोकन इनटू स्मॉलर डेटा पैकेट्स। ऐसी क्या तरीका है जिसमें किसी मैसेज को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड किया जा सकता है? सर्किट स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग है,
या मैसेज स्विचिंग है या डेटा स्विचिंग है। तो आप समझिए जो एनालॉग जो लाइन होती है वो सर्किट स्विचिंग का यूज करती है, और हमें यहाँ पर डेटा को ट्रांसफ़र करना है, और डेटा जब भी ट्रांसफ़र होता है तो हमारा जो भी डेटा है वो छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करने का काम कौन करता है? पैकेट स्विचिंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैकेट स्विचिंग? आखिर पैकेट स्विचिंग की क्या विशेषताएं हैं? जैसे ही हमें ऐसे क्वेश्चन दिखता है तो हम ज़्यादा दिमाग ना लगा के ऑल ऑफ द अबव कर देते हैं, लेकिन यहाँ वो सेटिंग नहीं बैठेगी। देखो पहला कह रहा है ईच पैकेट शुड कंटेन एड्रेस इन्फॉर्मेशन, कह रहा है प्रत्येक पैकेट के पास एड्रेस इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये एक विशेषता नहीं है। फॉर ए बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस कनेक्शन सेटअप फेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कह रहा है कि कनेक्शन फेज का सेटअप जो है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। पैकेट कैन बी आर्बिट्री लेंथ, पैकेट किसी भी लेंथ की हो सकती है, तो ये बात भी गलत हो गई और ये बात भी गलत हो गई कि वो एड्रेस रख सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप उसका सेटअप लगाते हैं, सर्विस का कनेक्शन सेटअप जो करना होता है वो ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। कनेक्शन सेटअप फेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको ये कह रहा है कि कौन सा पैकेट स्विचिंग की विशेषता है, तो ये एक की विशेषता है जो आपको ध्यान रखनी है। बैंडविड्थ क्या है? मैं कई बार बताता भी हूँ कि बैंडविड्थ होता है कि जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को भेजते हैं तो जितनी बढ़िया बैंडविड्थ होती है उतने ही स्पीड से डेटा क्या है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 12 नंबर के अंदर ये कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ केबल रिक्वायर्ड, केबल की कॉस्ट मतलब जितना महंगा केबल आप लोगे उतनी अच्छी स्पीड होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। द कॉस्ट ऑफ द केबल रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट ए लैन, मतलब एक जो केबल की कॉस्ट अगर अच्छी होगी वही सेम ही लाइन वापस आई है। द अमाउंट उसमें वैन के लिए था और ये लैन के लिए है, तो दोनों ही बात तो वही है, तो दोनों की ही हमें ज़रूरत नहीं है। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ए पीयर टू पीयर नेटवर्क कैन स्टोर, ये कह रहा है कि पीयर टू पीयर जो नेटवर्क है उसके द्वारा डेटा जो है स्टोर हो सकता है, मतलब एक से दूसरा कंप्यूटर, उससे आगे दूसरा कंप्यूटर जुड़ा हो। और चौथी बात कह रही है द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू ए कम्युनिकेशन मीडिया कैन ट्रांसफ़र इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब हमेशा ध्यान रखना कि अगर बैंडविड्थ अच्छी हो गई तो डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड भी क्या होगी? बढ़िया होगी। एक सिंपल सी बात है, मैं इसको कई बार समझाते हुए भी कहता हूँ कि बेटा सड़क की चौड़ाई, जितनी सड़क चौड़ी होगी, 4 लाइन सड़क होगी, उतने ही डेटा का जो ट्रांसफ़र की जो स्पीड है वो क्या आ जाएगी? फास्ट आपकी रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए मॉडेम? मॉडेम का क्या फंक्शन है, कहाँ मॉडेम यूज में आता है? तो आपको पता ही है कि हम लोग जो है जो डेटा ट्रांसमिशन जो हम लोग मोबाइल में जो यूज करते हैं वो एनालॉग सिग्नल होते हैं, और जो हमारा कंप्यूटर जो है वो हमारा डिजिटल सिग्नल यूज करता है। हम एनालॉग लाइन जो है वो पूरे कंप्यूटर में सब जगह नहीं उपयोग ले सकते, तो बीच में हम लोग एक ऐसी डिवाइस यूज करते हैं जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में या डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल में क्या कर देती है? बदल देती है। अब देखिए अगला जो डिस्कशन है वो है ईथरनेट का। आखिर क्या है ईथरनेट? ईथरनेट कहाँ यूज होता है? तो एक सिंपल सी बात हमेशा याद रखना, बस टोपोलॉजी। कोई कहे सर रिंग टोपोलॉजी के लिए कौन सी चीज़ यूज में आएगी? टोकन रिंग टोपोलॉजी। वाईफाई यूजर्स, वाईफाई यूज करता है तो किसका यूज करता है? ऑप्टिकल फाइबर का, फेज लाइन का या रेडियो। पता है कि वाईफाई जब हम लोग यूज कर रहे हैं, वायरलेस फिडिलिटी अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो वहाँ वायर की कहाँ ज़रूरत है, और साउंड से तो डेटा ट्रांसफ़र हो नहीं सकता। बैंक एटीएम फैसिलिटी आखिर किसका एग्जाम्पल है? जो बैंकों में एटीएम लगे हुए होते हैं वो वायरलेस एरिया क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तभी तो एटीएम सारे कनेक्टेड है। वर्किंग विद वैन जनरली इन्वॉल्व, ये कह रहा है कि अगर आप वैन पे काम करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, तो किसका उपयोग लेता है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो वही सेम बात, टेलीफोन लाइन भी वहाँ होती है, माइक्रोवेव टावर भी वहाँ लगे हुए रहते हैं, सैटेलाइट भी वहाँ लगे हुए होते हैं। ऑल ऑफ दीज यही एक ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम डेटा को कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 के बाद में 18 नंबर क्वेश्चन।
80 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब देखिए 80 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, व्हाट इज एन ईमेल अटैचमेंट। नेटवर्किंग के क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें IoT के भी क्वेश्चन इसमें शामिल है। तो आप समझिए बात को कि क्या कह रहा है ईमेल अटैचमेंट। ये कहता है कि ए रिसिप्टेड सेंट बाय द रिसिप्टेंट, मतलब एक जो है रिसिप्टेंट ने रिसिप्ट को भेजा है। ए सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेट अलोंग विद एन ईमेल मैसेज, एक अलग सा डॉक्यूमेंट उपयोग लिया गया है जो दूसरे प्रोग्राम का उपयोग लेता है भेजने के लिए 80 नंबर में। तो बढ़िया बात कह ही रहा है ये कि कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आप भेजना चाहते हो किसी प्रोग्राम के साथ, वो प्रोग्राम क्या है, वही प्रोग्राम आपका ईमेल है जिसके द्वारा डेटा आगे ट्रांसफर होगा। पासवर्ड इनेबल यूजर्स टू, जो पासवर्ड इनेबल यूजर है वो क्या होते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन में गेट इनटू द सिस्टम क्विकली, सिस्टम में तुरंत काम एक्सेस कर सकते हैं। मेक एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम, टाइम का अच्छा उपयोग लेते हैं। रिटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइल, फाइल की कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रखते हैं। तो क्वेश्चन से ही पता लग रहा है फाइल की कॉन्फिडेंशियलिटी अगर आप बनाना चाहते हैं तब पासवर्ड लगाते हैं, है ना। ये तो नहीं है किसी और को परेशान करने के लिए पासवर्ड लगाया जाता है। वायरस, ट्रोजन, हॉर्स एंड वॉर्म्स आर, वायरस क्या है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, सिक्योरिटी में मैंने आपको समझाया था, ये कंप्यूटर को हार्म करने के लिए, नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, नेटवर्क जो हार्मफुल उसमें शामिल किया जाता है। ए फायरवॉल ऑपरेटेड बाय, फायरवॉल किसके द्वारा ऑपरेट होता है, फायरवॉल प्री परचेज फेज है, नहीं। आइसोलेटिंग इंट्रानेट फ्रॉम एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट को एक्स्ट्रानेट से अलग करता है। इंट्रानेट मतलब प्राइवेट नेटवर्क हो गया, और प्राइवेट अगर बाहर के नेटवर्क से जुड़ा हो तो एक्स्ट्रानेट हो गया। तीसरा है स्क्रीनिंग पैकेट टू फ्रॉम द नेटवर्क एंड टू प्रोवाइड कंट्रोलेबल फिल्टरिंग ऑफ द नेटवर्क ट्रैफिक, मतलब स्क्रीनिंग करना सभी पैकेट की, वो तो होता है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं कि एप्लीकेशन वाला भी फायरवॉल होता है, तो इसका आंसर 3 हो गया। ये नहीं आपने सीधा 4 नंबर देखा और टिक कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज़ है 22, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन IP एड्रेस। IPv6 है ये, U6 नहीं होगा। तो 22 में जो है ये कह रहा है कि कितनी उसकी लेंथ होती है बाइट के अंदर, 4 बाइट की रहती है, नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फास्टर डेटा ट्रांसमिशन, ये क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, काफ़ी मोस्टली एग्जाम में आया हुआ है कि ऐसा इसमें से कौन सी चीज़ है जिसमें डेटा की स्पीड का पता लगता है। ऐसे कई बार पूछा जाता है, तो GB मतलब गीगा सबसे बड़े ही होगा। इन नेटवर्क कम्युनिकेशन, नेटवर्क आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ, नेटवर्क कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क जो है वो किसके अनुसार कैटेगराइज किया जाता है, अलग अलग नेटवर्क कैसे बांटे जाते हैं। साइज के अनुसार भी नेटवर्क होता है, लैन वैन मैन हो गया, डिस्टेंस के अनुसार भी नेटवर्क होता है, कोस्ट भी कब सबकी अलग अलग होती है, कुल मिला के ऑल ऑफ दीज हो गया। द डेटा रेट ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्शन इज नॉर्मली मेजर्ड इन, जो डेटा रेट है कंप्यूटर नेटवर्क की वो किस में नापी जाती है। सेम उसी स्टाइल में क्वेश्चन है, BPS के रूप में सबसे पहला ही दे रखा है डेटा रेट को नापने के लिए। 26, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ इन ए नेटवर्क, बैंडविड्थ का क्या मीनिंग आप लोग समझते हैं। 26 नंबर तो कहता है ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल, मतलब कितना डेटा वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था बैंडविड्थ होता है, जितनी अच्छी बैंडविड्थ होगी उतना ही ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो पहला ही इसका आंसर आपका हो गया। तो 26 का आपका क्या हो गया, 1 आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप्स पे। देखिए ये तो थे सारे क्वेश्चन आपके नेटवर्किंग के, क्योंकि हमारे जो पेपर में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो क्यों ना हम लोग इस पर भी ध्यान दें। अब अगला जो सब्जेक्ट है वो DBMS के कुछ क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द मिनिमम नंबर ऑफ एंटिटी दैट मस्ट बी इन्वॉल्व इन ए रिलेशन, मतलब अगर ये कहता है कि कोई रिलेशनशिप की अगर आप बात करते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप जो है उसको क्या बोला जाता है। तो ये देखिए कभी नहीं आई होगी टॉपिक, कॉपी पेन लेके बैठिएगा,
नोट डाउन कीजिए, डीबी बस का अच्छा क्वेश्चन है कि मिनिमम नंबर ऑफ एंटिटी क्या कहलाती है, मिनिमम कार्डिनलिटी कहलाती है 27। चलिए, ए रिलेशन स्कीमा इज इन इफ इट इज एन 1NF if all non-prime attribute are fully functionally dependent on the relation के। मतलब ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए सारे के सारे है तो 1NF की तरह, लेकिन सब के सब फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट है प्राइमरी की पर, तो वो क्या होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन पढ़िए ढंग से। मैंने कई बार नॉर्मलाइजेशन के सब आपको समझाया है कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन में सर जी जो अलग अलग टेबल को इजी वे में कन्वर्ट किया जाता है। मैंने बताया था कि जो वन नॉर्मल फॉर्म होता है वो रिपीटेशन को हटाता है, रिपीटेशन को रिमूव करता है। वही सेम काम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म भी करता है, लेकिन उसमें फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी वाली दिक्कत होती है। इफ ऑल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट, फुली फंक्शनली डिपेंडेंसी होती है। इसीलिए जो हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है उसका जो है, जो 28 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका जवाब आपका क्या है, उसका जवाब डी है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि अलाउ डेफिनेशन एंड क्वेरी लैंग्वेज स्टेटमेंट टू बी एंटर्ड, क्वेरी रिजल्ट आर फॉर्मेटेड एंड डिस्प्लेड। ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसमें डेफिनेशन और क्वेरी लैंग्वेज स्टेटमेंट है वो एंटर की गई है, क्वेरी रिजल्ट आर फॉर्मेटेड एंड डिस्प्लेड। तो इसमें क्या है, इसमें है, आपने पहली बार ही सुना होगा लेकिन लिखना पड़ेगा ये भी क्वेश्चन। जैसे ये आपने लिखा, इसको नोट डाउन किया होगा कि सभी प्राइम एट्रीब्यूट, मतलब सभी के सभी जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं, प्राइमरी की के अलावा जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं वो पूर्ण रूप से एक ही की पर, रिलेशन की पर निर्भर करते हैं। लिख लीजिए, और वो क्या कहलाएगा, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म कहलाएगा। और ये चीज भी नहीं है जो अब मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं 29 नंबर आपको क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टर्मिनल इंटरफेस क्या होता है। वही एक ऐसी चीज है जो किसी क्वेरी को एंटर करने में मदद करती है। जैसे कि आपका कोई टर्मिनल, मतलब एक तरह से आप कंप्यूटर समझ सकते हो, वही आपका डेटा इनपुट करने में आपको क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। चलिए 30 नंबर पे बात करते हैं। टर्मिनल मतलब अंतिम सिरा। इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म रिलेशन एवरी, मतलब ये कहता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो भी रिलेशन है एट्रीब्यूट इज नॉन ट्रांजिटिवली एंड फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द एवरी कैंडिडेट की। कह रहा है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म रिलेशन में सभी जो भी एट्रीब्यूट है इज नॉन ट्रांजिटिवली, मतलब नॉन ट्रांजिटिवली होते हैं और फुली डिपेंडेंट होते हैं कैंडिडेट की पर। ऐसा किसमें होता है, ऐसा होता है 30 का आंसर है यूनिक बोला जाता है। मतलब 30 नंबर जो आंसर है कि प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होंगे वो जो नॉन ट्रांजिटिव, वो नॉन प्राइम भी नहीं होते, वो यूनिक एट्रीब्यूट होते हैं। मतलब जो एकदम सिंगल ही एट्रीब्यूट होते हैं जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती है, वही फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं किसके लिए, प्रत्येक कैंडिडेट की के लिए। तो आप ये लिखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में सभी कैंडिडेट की फुल्ली डिपेंड होती है किस पर, यूनिक एट्रीब्यूट पर, सिंगल एट्रीब्यूट पर। बाकी नोट से आप देखिएगा ज्यादा अच्छा और अच्छा समझ में आएगा। 31 देखिए, कह रहा है विच टाइप ऑफ एंटिटी कांट एग्जिस्ट इन द डेटाबेस अनलेस अनदर टाइप ऑफ एंटिटी आल्सो एग्जिस्ट इन द डेटाबेस बट does not require the identifier of that other entity be included as a parts of its own identifier। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी एंटिटी है जो एग्जिस्ट जो है नहीं करती डेटाबेस में जब तक कि दूसरी एंटिटी ना हो। इसी से हमें बात का पता लग जाता है ऐसी एंटिटी तो वीक एंटिटी है, मतलब जो दूसरे के बिना काम नहीं करेगी वो क्या होगी, वीक एंटिटी होगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक फॉर हाइडिंग द इंटरनल इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें से ऐसा कौन सा तरीका है जो हाइड करने का काम करता है
किसको हाइड करने का काम करता है? इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन। तो ऊप्स के कंसेप्ट ढंग से पढ़िएगा जनाब। ऊप्स के कंसेप्ट में एक कंसेप्ट है क्लास ऑब्जेक्ट, डीबीएमएस में भी एक कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस भी है, उसमें मैंने ऊप्स के कंसेप्ट आपको बताए हैं। तो उसमें एक कंसेप्ट है एनकैप्सुलेशन, जो कि हाइड करता है आपके इंटरनल डेटा को एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट से। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्या कह रहा है? 33 नंबर कह रहा है इन वन टू मैनी रिलेशनशिप, मतलब एक का कईयों के साथ में रिलेशनशिप है। द एंटिटी दैट इज ऑन द वन साइड ऑफ द रिलेशनशिप इज कॉल्ड, मतलब एक तरफ की जो एंटिटी है वो क्या कहलाती है? वो पेरेंट कहलाती है, और दूसरी तरफ की क्या कहलाती है? चाइल्ड कहलाएगी। वन टू मैनी है, एक पेरेंट होंगे, कई चाइल्ड होंगे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 क्या कह रहा है? 34 कह रहा है फॉर यूजिंग ए स्पेसिफिक डेटाबेस, मतलब किसी विशेष डेटाबेस को अगर आप उपयोग लेना चाहते हो तो आप कौन सी कमांड का उपयोग लेंगे? कमांड आपके नहीं लिखवाई होगी हो सकता है, लेकिन अभी लिख लीजिए यूज डेटाबेस। यूज डेटाबेस किसी भी डेटाबेस को उपयोग लेने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस। ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस क्या होता है? 35 नंबर क्वेश्चन। ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस होता है कांट हाइड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर, नहीं हाइड करने का काम नहीं होता। लॉजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो कि हिडन रहता है, नहीं। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हिडन रहती है, नहीं। कीप्स इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर हिडन फ्रॉम द यूजर, तो ये बात एकदम सही है। लिखिए कि ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस हिरार्कल पढ़ा होगा, रिलेशनल पढ़ा होगा, लेकिन इस डीबीएमएस के बारे में भी नोट डाउन कीजिए कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर को यूजर से हाइड करके रखता है तभी हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस। ज्यादातर नोट्स में ये चीज नहीं है, लेकिन अब आपके नोट्स में आ जानी चाहिए। 36 नंबर कह रहा है ए रिलेशन इन द फॉर्म इज फ्री ऑफ ऑल मॉडिफिकेशन एनोमलीज। इसमें से ऐसा कौन सा रिलेशन है वो सभी प्रकार के बदलाव से एकदम फ्री है? कौन सा है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म शुरुआत में होता है जो कि रिपीटेशन के कारण होता है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म पार्शियल डिपेंडेंसी के कारण। थर्ड नॉर्मल फॉर्म ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के कारण। ये जो है डोमेन की नॉर्मल फॉर्म 36 नंबर पे, ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, फ्री होता है सभी प्रकार के मॉडिफिकेशन के लिए। डीकेएनएफ होता है, कंडीशन के अनुसार ही काम करता है। 37 क्या कह रहा है? 37 ये कह रहा है कि ए रिकर्सिव रिलेशनशिप क्या होता है? रिकर्सन फंक्शन कॉल इटसेल्फ, प्रोग्रामिंग में भी आता है, और ये सेम ही पूछ रहा है एक एंटिटी का खुद से ही इटसेल्फ से ही रिलेशनशिप क्या कहलाता है? रिकर्सिव रिलेशनशिप कहलाता है। अब देखिए, अब आपके सामने क्वेश्चन है C++ के। देखिए द लाइब्रेरी फंक्शन एग्जिट गोज एंड एग्जिट फ्रॉम। अगर आप एग्जिट का उपयोग लेते हैं तो वो आपको किससे एग्जिट कर देते हैं? किससे बाहर निकाल देते हैं? लूप से बाहर? नहीं। ब्लॉक से बाहर? नहीं। फंक्शन से बाहर? नहीं। प्रोग्राम से बाहर निकालते हैं। गेट ch क्या होता है? गेट ch कहता है कि एक की अगर आप कुछ भी प्रेस करते हैं उसको रिटर्न करता है, एंटर की को रिटर्न करता है, और इसी तरह से ये कहता है डिस्प्ले ए कैरेक्टर, और स्क्रीन पे कोई कैरेक्टर आपने डिस्प्ले करा रखा है उसको प्रेस करने पे रिटर्न करेगा ना जी। और डज नॉट डिस्प्ले कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं करता। तो पहला ही इसका आंसर है कि कैरेक्टर को रिटर्न करता है व्हेन एनी की इज प्रेस्ड। अगर कोई की प्रेस होती है, कुछ भी की प्रेस की जाए तब ये रिटर्न करेगा। अब कहता है बाइनरी ओवरलोडेड ऑपरेटर आर पास्ट। बाइनरी अगर है तो कितने आर्गुमेंट होंगे? बाइनरी मतलब क्या होता है? 2। तो आपका आंसर क्या हो गया? 2 वाला, सिंपल। कहता है यूनरी ओवरलोड ऑपरेटर हो तो कितने आर्गुमेंट होंगे? यूनरी मतलब 1। उसके बाद में एंड और ऑपरेटर है तब क्या होगा? 42 के अंदर, मतलब एंड और कहां काम करते हैं? बुलियन वेरिएबल पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है C++ के, दिमाग में डालना चाहो और नहीं आते तो बहुत ही गलत बात है ये तो।
43 द ब्रेक स्टेटमेंट कोज एंड एग्जिट। ब्रेक स्टेटमेंट किससे बाहर होने में मदद करता है? ओनली फ्रॉम द इनर लूप, सबसे जो अंदर का लूप है उससे बाहर होने में मदद करेगा, बाकी आप अपने आप बाहर होते जाओगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके शुरू हुए 44 से, वो सब्जेक्ट आपका चेंज हुआ है और क्वेश्चन जो है प्रोग्रामिंग के, ये डीएस के क्वेश्चन है, डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन है। डीएस के क्वेश्चन देखिए, ये कहता है इन बॉटम अप अप्रोच, अगर आप बॉटम अप अप्रोच का उपयोग लेते हैं, ए प्रॉब्लम इज सब डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम। जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो सब डिवाइडेड हो जाती है दूसरी प्रॉब्लम में, बॉटम अप में। ऊपर से नीचे की तरफ डिवाइडेशन हमेशा टॉप डाउन में होता है। ए प्रॉब्लम इज टैकल्ड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वन गो, नहीं, बॉटम अप में हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ कॉलिंग होती है और सब डिवाइडेड ऊपर से नीचे की तरफ होता है। सब प्रॉब्लम्स आर सॉल्व फर्स्ट, जो सब प्रॉब्लम है वो पहले सॉल्व होती है। नोट डाउन कीजिएगा आप भी, अगर आप डीएस पढ़ रहे हैं या डेटा स्ट्रक्चर, उसमें आपको टॉप डाउन और बॉटम अप का ध्यान नहीं है तो मान के चले कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन में भी आपकी दिक्कत आएगी। बॉटम अप अप्रोच होता है जब नीचे से ऊपर की तरफ कॉलिंग होती है, जैसे कि हमारे C++ में होता है, वहां हम इसका उपयोग लेते हैं। फिर नेक्स्ट है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, किसका उपयोग लेती है? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ओनली टॉप डाउन, ओनली बॉटम अप। तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहलाती है। मतलब किसी भी प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर जब आप काम करते हैं तो वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है। इसमें टॉप डाउन भी आती है और बॉटम अप भी आती है। अब नेक्स्ट है इन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, approximate relationship between the size of the job and the amount of work required to do it is expressed by using order of magnitude of big O, central tendency, differential equation। एक बार दोबारा क्वेश्चन को मैं दोहराना चाहूंगा कि ये कह रहा है कि अगर आप किसी एल्गोरिथम का एनालिसिस करते हैं तो जो रिलेशनशिप है, अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप है जो उनकी जॉब की साइज के बीच में है और उसके अमाउंट ऑफ वर्क को लेकर है, तो इट इज एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग। तो उसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसको कैसे बताया जा सकता है? तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरह की चीजें भी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से, बिग ओ नोटेशन, बिग थीटा नोटेशन, उन चीजों से बताई जा सकती है। नेक्स्ट है 47, विच इज बेटर कंप्यूटिंग टाइम, सबसे बेस्ट क्या माना जाता है इसके अंदर? 47 ओ log 2n, मतलब दो पार्ट्स होंगे और आगे पार्ट्स होंगे, ठीक है, इस तरह से डिवाइडेशन होता रहता है। एन log n भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, या log n बोलते हैं। ये बेटर होता है, फिर उससे कम होते हैं, फिर उससे कम होते हैं, जैसे कि बाइनरी सर्चिंग में होता है। फिर कहता है 48 के अंदर क्या कह रहा है? 48 के अंदर कह रहा है स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स मेड अप ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड एलिमेंट ऑल ऑफ विच आर द सेम डेटा टाइप। कह रहा है कि अगर आप स्ट्रक्चर डेटा टाइप की बात करते हैं तो जो आपका कलेक्शन है, फाइनाइट कलेक्शन है आपके ऑर्डर्ड एलिमेंट का, ऑल ऑफ विच आर ऑफ द सेम डेटा टाइप, क्या सारे के सारे जो कलेक्शन है वो सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। कैसे हो सकते हैं सेम डेटा टाइप के? एरे में, एरे में सारा डेटा क्या होता है? सेम होता है। 49 देखिए, एलिमेंट ऑफ एरे आर एक्सेस्ड बाय, ये कहता है कि एरे के जो एलिमेंट है वो निम्न में से किसके द्वारा एक्सेस हो सकते हैं? एरे एलिमेंट को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो एरे के एलिमेंट इंडेक्स के द्वारा एक्सेस होते हैं। 0 पोजीशन है, 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन है। तो ये सारे डीएस के क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे। अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन। माइक्रो कंप्यूटर में कंपोनेंट्स के बीच कम्युनिकेशन एड्रेस के माध्यम से होता है। मतलब माइक्रो जो कंप्यूटर है उससे कम्युनिकेशन एड्रेस कैसे हो रहा है कंपोनेंट के बीच में, ये पूछ रहा है। किसका उपयोग ये लेता है? तो हम हमेशा ध्यान रखिएगा, डेटा भेजने के लिए हमेशा डेटा बस होती है और एड्रेस भेजने के लिए क्या होता है? एड्रेस बस होती है। तो कम्युनिकेशन हमेशा डेटा बस से होता है।
एक निर्देश पाइपलाइन के माध्यम से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। पाइपलाइनिंग मैंने आपको समझाई थी। अगर आप बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आगे है उसका पहले प्रोसेस होगा, फिर से अगले वाले का। 52 में अगर हम लोग बात करते हैं, वो क्या कहता है, वो कहता है कि डेटा इनपुट कमांड के अपोजिट कौन सी कमांड है, टेस्ट कमांड, कंट्रोल कमांड, डेटा आउटपुट कमांड, डेटा चैनल। मतलब 52 नंबर के अंदर ये कह रहा है कि अपोजिट कौन सा है। तो आप याद रखिएगा कि इनपुट जो आप लेते हैं उसका जस्ट अपोजिट होता है डेटा चैनल, जो डेटा को आगे भेजने के काम करता है। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर, जो एक एक करके इंस्ट्रक्शन को माइक्रो को लेता जाता है और उसे रन करता जाता है। वो क्या चीज है? 53 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपका आंसर है कि एग्जीक्यूटेड किए जाने वाले अगले माइक्रो निर्देश का पता करना। नाम से ही पता लग रहा है सीक्वेंसर है, तो एक एक करके डेटा को उठाता जाएगा और उसे एग्जीक्यूट करता जाएगा। एक एन बिट माइक्रो प्रोसेसर में ये होता है। जो एन बिट माइक्रो प्रोसेसर है उसमें क्या होता है, 54 में है क्या प्रोग्राम काउंटर होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, क्या एड्रेस रजिस्टर होते हैं, या एएलयू होते हैं, या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। मैंने आपको बताए जरूर अलग अलग प्रकार के रजिस्टर, लेकिन ये बात एकदम हटके है। तो आप याद रखिए कि अगर माइक्रो प्रोसेसर है और उसे एन बिट की अगर बात चल रही है तो उतने ही एन बिट क्या होंगे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होंगे। 55 कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? 55 कैश मेमोरी का सिद्धांत क्या है? पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार फिर आ गया, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी किसकी बनी होती है? भाई जो प्राइमरी मेमोरी है उसका कॉम्बिनेशन क्या है? 56 नंबर कैश मेमोरी है, स्टैटिक रैम है, डायनेमिक रैम। तो आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी जो होती है वो रैम की मिलके बनी हुई होती है। तो 56 का आंसर रैम तो इसके अंदर होगा ही होगा, ठीक है। और इसके अलावा कैश मेमोरी भी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कैश मेमोरी जो है पर्सनल कंप्यूटर मुख्य मेमोरी बनाने में क्या करती है, मदद करती है। तो 56 जो है 56 उसका बोथ ए एंड बी दोनों हो गए। कहता निम्न में से किस रजिस्टर का एड्रेस रखने के लिए, ट्रैक रखने के लिए किया जाता है ताकि वो अगला इंस्ट्रक्शन स्थित है या नहीं है? तो 57 में क्या हो गया, 57 में कह रहा है कि एक के बाद दूसरे रजिस्टर को कब उठाना है, कब उसको उपयोग लेना है, ताकि मेमोरी लोकेशन के एड्रेस की भी जानकारी रखी जा सके। तो वो एक ही है, प्रोग्राम काउंटर। तो आप देखिए वापस से ये कह रहा है कि मेमोरी एड्रेस को रखने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए कि अगली इंस्ट्रक्शन कहाँ है, उसके लिए हम लोग किसका उपयोग लेते हैं? तो वो है प्रोग्राम रजिस्टर। काउंटर बोल गया था मैं, रजिस्टर है जो डेटा को क्या रखेगा, स्टोर रखेगा, जिसको हम जनरल पर्पस रजिस्टर भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि रजिस्टर में स्टोर डेटा पे एग्जीक्यूटेड ऑपरेशन को कहा जाता है। जो रजिस्टर पे हम लोग ऑपरेशन जो करते हैं उसको आप लोग क्या बोलते हैं? उसको आप लोग माइक्रो ऑपरेशन कहते हैं। एमआरआई फुल फॉर्म क्या होती है? आपको पता है 3 प्रकार के इंस्ट्रक्शन सेट मैंने आपको बताए थे इंस्ट्रक्शन के टाइप। इसमें एक था मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर। वे कहते हैं रजिस्टर मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम में स्टोर निर्देशों का ट्रैक रखता है। मतलब रजिस्टर कौन सा है जो हमारे निर्देशों को रखता है, उनका ट्रैक का ध्यान रखता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन आ गई है, फिर अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी है। तो कई बार मैंने नोट्स में भी समझाया है आपको कि प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि जब जब इंस्ट्रक्शन आएगी तब तब खुद में 1 का इंक्रीमेंट करेगा। आगे जो क्वेश्चन है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन है। सबसे पहला कहता है 61 में वो कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सी बातें सही है।
तो पहला कहता है कि मानव और मशीन के बीच में इंटरफेस है। यूजर और मशीन के बीच में इंटरफेस जो होता है वो फर्मवेयर कहलाता है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, नहीं ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर एक आवश्यक सॉफ्टवेयर है, ये बात आपकी सही है। तो जो हमारा 61 जो है इसका आंसर क्या है, सी आपका आंसर होगा 1 और 3। तो ये कह रहा है ह्यूमन और मशीन के बीच में, हाँ ह्यूमन और मशीन के बीच में होता है, लेकिन मशीन और इसके तरह से क्या प्रोवाइड कराता है, इंटरफेस। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, 1 और 3 हो गया। 62 देखिए, 62 नंबर जो है उसका आंसर क्या है कि लोड होने की प्रोसेस की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अगर आप किसी चीज को लोड करते हो तो वो प्रक्रिया जब शुरुआत में लोड होती है, जब कोई कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। 63 देखिए, 63 के अंदर क्या कहता है, 63 कहता है कि जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है तो मुख्यतः डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। सबसे पहले डिस्क से क्या करेगा, ओएस को क्या करेगा, लोड करेगा। तो वो कहता है कि अगर इस तरह से लोड करता है तो ये क्या कहलाता है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना बूट स्ट्रैप कहलाता है। जैसे कि फाइलें जो होती है शुरुआत की प्रोसेस लोड होने के वो बूटिंग कहलाती है, सेम उसी तरह से। फिर ये कहता है कि कौन सी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर के सभी भाग पे कार्य हो रहा है। कैसे पता लगेगा कि सारे भाग जो है वो काम कर रहे हैं, 64। तो उसका आंसर होगा बूटिंग। क्यों, क्योंकि बूटिंग बूट होने से पहले सारे भागों को देख लेती है, फिर आपको एरर मैसेज दे देती है कि भाई कीबोर्ड नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, इस तरह से काम करती है। फिर कहता है बूटिंग कंप्यूटर सिस्टम की वह प्रक्रिया है जिसमें मुख्य मेमोरी से हार्ड डिस्क में सभी उपयोगी डेटा लाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्य मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां तक डेटा लाया जाता है, ना कि केवल हार्ड डिस्क। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे प्राइमरी मेमोरी का डेटा पहले आपका किसके अंदर जाता है, हार्ड डिस्क में जाता है, और वहां से किस में जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में चला जाता है। ये हो गया आपका 65 नंबर। 67 कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग दो होती है। जो नॉर्मल जो प्रोसेस होता है, जो आप रेगुलर आप लोग जो स्टार्ट करते हैं वो आपकी कोल्ड बूटिंग होती है, मैन स्विच को ऑन ऑफ करके। लेकिन जो कंट्रोल अल्ट और डिलीट की दबा के आप टास्क मैनेजर चला के जो रीस्टार्ट करते हैं वो वार्म बूटिंग कहलाती है, गर्म बूटिंग कहलाती है। 67 देखिए, 67 कहता है कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, स्पूलिंग कहलाती है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है और उसे आप रीस्टार्ट करते हैं, सॉरी गलत बोल गया, अभी आपको समझा रहा था, वार्म बूटिंग कहते हैं। स्पूलिंग होता है प्रिंटर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में जो काम करता है वो बॉक्स क्या होता है, स्पूलिंग होता है। यानी कि कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट के द्वारा रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, वार्म बूटिंग कहलाता है। 68 में देखिए, 68 में कहा एक कंप्यूटर को रीबूट करने की प्रक्रिया जो मेनू ऑपरेशन या की स्टॉक कॉम्बिनेशन के माध्यम से होती है वो वापस क्या कहलाती है। वो सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा तरीका पूछने का हट गया है, बदल गया, लेकिन चीज वही है कि वो वार्म बूटिंग कहलाती है। फिर वापस से वही सेम बात कि वार्म बूटिंग के लिए किसका उपयोग लेते हैं, कंट्रोल अल्ट और डिलीट का उपयोग लेते हैं। तो 69 का जो आंसर है वो ए है। फिर कहता है विंडोज 7 एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 7 किस प्रकार का ओएस है, विंडोज 7 मल्टी यूजर है, कई यूजर एक साथ जो काम करते हैं वो कहलाता है। अब देखिए 71 देखिए, यूनिक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है 71, तो हमेशा ध्यान रखना मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, कई यूजर हो सकते हैं, कई टास्क एक साथ में कर सकता है। फिर कहता है मैकिंटॉश जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किसके, इसके बारे में क्या बात सही है, तो आप ये देखिए कि मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोप्राइटर कौन है, उसका मालिक कौन है। कहते हैं ना मैक का लैपटॉप लेके आए हैं तो वो एप्पल है। नेक्स्ट है 73 कंप्यूटर सिस्टम में समय और दिनांक प्रभावित कौन करता है। 73 किसके द्वारा समय और ये वेस्ट होता है या इसको कैसे उपयोग लिया जाता है, तो उसका आंसर है ए, टास्क बार के सिस्टम के ट्री के द्वारा, पता कर सकते हो आप। उसके बाद 74 विंडो 10 में निःशुल्क गेम और मोबाइल एप्लीकेशन की जो सुविधा है वो किसके कारण आपको प्राप्त हो रही है, तो 74 का है विंडो स्टोर। ना माइक्रोसॉफ्ट का है ना एंड्रॉइड का है, किसका है, विंडो का है। और लास्ट क्वेश्चन आज का,
एक फोल्डर जो प्रयोक्ता द्वारा हटाए गए फाइलों को कहीं अस्थायी रूप से रखता है। अगर आपने किसी चीज को डिलीट किया है तो वो जाएगी हमेशा कहाँ पे, रिसाइकिल बिन में जाएगी। तो आज हमने सारी तरह के क्वेश्चन देखे हैं। अगर कोई भी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो वो आप मुझे बता दीजिएगा।